So let's continue the part B of previous topic, that is invoice, books of account, records and documents. इस टॉपिक में हम आगे के जो पेंडिंग्स है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, चाहे वो बिल ऑफ सप्लाई हो गया, टैक्स इनवॉइस हो गया, डिलीवरी चालान हो गया, बहुत सारी चीजें हम और डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विथ पॉइंट्स, बिल ऑफ सप्लाई. अब ये बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मोटे मोटे तौर पे इसका कंटेंट क्या होता है, इसकी डिटेल्स क्या होती है, ये बिल ऑफ सप्लाई क्यों रेज करना होता है, कब रेज करना होता है, ये तो हमने पहले ही समझ लिया है. तो बिल ऑफ सप्लाई यानी कि कब रेज करना है, सी अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विस और बोथ, तो वो टैक्स इनवॉइस रेज नहीं करेगा, वो रेज करेगा बिल ऑफ सप्लाई. अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम. अच्छा, कंपोजिट डीलर भी टैक्स इनवॉइस कभी रेज नहीं करेगा, बिकॉज वो इनवॉइस पे तो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है, तो वो बिल ऑफ सप्लाई रेज करेगा. अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स ऑप्टिंग फॉर कंसोलेशन रेट टैक्स अंडर नोटिफिकेशन, तो वो भी टैक्स इनवॉइस रेज नहीं करेगा, बिल ऑफ सप्लाई रेज करेगा. अ रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू बिल ऑफ सप्लाई इफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज लेस देन 200. ये चीज तो हमने पिछले ही वीडियो में कवर कर ली थी. इफ इट इज अगर वो 200 के नीचे है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो बिल ऑफ सप्लाई रेज ना करे, डायरेक्टली वाउचर्स के थ्रू वो एडजस्ट कर सकता है. एग्जाम्पल, मिस्टर रवि wants to convert his GST registration into composition scheme for financial year 2020 and 21. In the financial year 2019-20 he was under regular scheme, यानी कि वो रेगुलर से कन्वर्ट हो रहे हैं और वो जा रहे हैं कंपोजिशन स्कीम में. He opted for composition scheme for FY 2021. Is Mr. Ravi liable to issue tax invoice for 2021? ऑब्वियसली बात है कि अगर वो कंपोजिट में चले जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकते. ऐसे केसेस में वो जो है वो टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकते, उन्हें बिल ऑफ सप्लाई रेज करना होगा. एज पर द प्रोविजन मेंशन अबव, मिस्टर रवि हैज एंटर्ड द कंपोजिशन स्कीम फॉर 2021, हेंस ही इज नॉट लायबल टू इशू बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस. राइट, बिल ऑफ सप्लाई लेस देन 200. अ रजिस्टर्ड पर्सन may not issue bill of supply if the value of supply is less than 200 and subject to the following condition. Yes, ये कुछ condition जैसे कि the recipient is not a registered person, वो जो पार्टी है GST registered person नहीं है, might be वो consumer है और उसको बिल की जरूरत भी नहीं है. ऐसे केस में consolidated single tax invoice या फिर बिल ऑफ सप्लाई रेज किया जा सकता है. यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई की बात हो रही है, यानी कि दिल में 200 के नीचे जितने भी इनवॉइसेस गए उसका एक कंसोल कंपोजिट डीलर जो है बिल ऑफ सप्लाई रेज कर सकता है. इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, ये अप्लाई क्या होता है जहां पे टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल दोनों आइटम एक ही इनवॉइस में होते हैं. एज पर रूल 46A, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस बोथ to any unregistered person, a single invoice cum bill of supply may be issued for all such supply. Yes, right, absolutely right. जैसे कि रजिस्टर्ड पर्सन इन्होंने टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल यानी कि एग्जेम्प्टेड गुड सप्लाई किया अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे केसेस में वो जो इनवॉइस रेज करेंगे वो होगा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली, रिसीट वाउचर एंड रिफंड वाउचर. रिसीट वाउचर जहां पे हमने एडवांस की बात की थी, तो अगर एडवांस पेमेंट आता है सप्लायर से तो हमें उसको एज अ एडवांस पेमेंट आता है तो हमें रिसीट वाउचर देना होगा, जहां पे जीएसटी डिटेल्स, सैक कोड या फिर पर्पस विद जीएसटी रेट एंड ऑल अमाउंट डिटेल के साथ हमें रिसीट वाउचर देना होगा एज अ एविडेंस के तौर पे, एज अ डॉक्यूमेंट के तौर पे, जहां पे कस्टमर ये देख सकता है कि हाँ मैंने एडवांस पेमेंट किया और सप्लायर को टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती है, तो ऑब्वियस बात है सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन बेसिस ऑफ एडवांस रिसीट. अब रूल कहता है कि एट द टाइम ऑफ एडवांस रिसीव टैक्स रेट नॉट डिटरमिनेबल. तो ऐसे केस में जहां पे अपने को मालूम नहीं है कि ये जो एडवांस आया तो उस केस में टैक्स रेट क्या है, तो उस केस में फ्लैट 18% टैक्स पे कर देना अपने को. नेचर ऑफ सप्लाई नॉट डिटरमिनेट, ट्रीट एज इंटरस्टेट सप्लाई. तो अगर मान लो नेचर ऑफ सप्लाई अपने को मालूम ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे सप्लाई होने वाला है, कहाँ पे इंटरस्टेट है या फिर इंट्रास्टेट है, तो ऐसे केसेस में अगर आपका एडवांस रिसीट आता है तो इसको इंटरस्टेट सप्लाई ही ट्रीट करना पड़ेगा विद आईजीएसटी के साथ में. अच्छा, अब यहाँ पे दिया रिफंड. अगर मान लो इनवॉइस रेज ही नहीं हुआ, पैसा रिफंड करना पड़ा, तो ऑब्वियस बात है फिर रिफंड वाउचर रेज करना होगा. और ऐसे केसेस में जो भी सप्लायर ने टैक्स पे किया था एडवांस बेसिस पे, वो रिफंड वाउचर के थ्रू वापस एडजस्ट करके रिफंड क्लेम कर सकता है और बायर को पैसा पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा. लेकिन शर्त यह है रिफंड वाउचर रेज करना होगा.
जिस केसेस में एडवांस आया था कस्टमर से सप्लायर को, तो सप्लायर ने क्या रेज किया रहेगा, रिसीट वाउचर रेज किया रहेगा। अब जब फ्यूचर में ना ही सर्विस प्रोवाइड की ना ही गुड्स प्रोवाइड किया, तो ऐसे केस में कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन ऑफ सर्विस या गुड्स, तो ऐसे केसेस में सप्लायर को रिफंड वाउचर रेज करना होगा अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ अमाउंट, और उस रिफंड वाउचर के अगेंस्ट में वो जो टैक्स ऑलरेडी पे किया रहेगा प्रीवियस मंथ में, तो वो प्रीवियस मंथ में जो टैक्स पे किया हुआ अमाउंट है वो इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और ये रिफंड अमाउंट क्लेम हो सकता है विद इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ में एज अ इनपुट टैक्स यानी कि रिवर्सल ऑफ टैक्स लायबिलिटी। रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, सी सप्लायर ने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट, अगर पैसा पार्टी से एडवांस आया तो वो इशू करेगा, क्या इशू करेगा, रिसीट वाउचर। सप्लाई अगर नहीं हुआ तो रिफंड वाउचर। ऑब्वियस सी बात है, यही चीजें हमने एक्सप्लेन कर ली कि अगर एडवांस पैसा आता है तो टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, तो रिसीट वाउचर रेज करो। अगर सप्लाई नहीं किया, चाहे गुड्स और सर्विस कुछ भी सप्लाई नहीं किया, तो रिफंड वाउचर रेज करेगा सप्लायर, जहां पे डिटेल होगा कि हमने ये ऑर्डर डिलीवर नहीं किया तो इसके अगेंस्ट हमें पूरा का पूरा पैसा रिफंड करे रिलेटेड विद रिफंड वाउचर। इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर, जिसे रिसीट वाउचर होता है, एडवांस पेमेंट आता है यानी कि रिसीट आता है, उस केस में हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पे इनवॉइस एंड पेमेंट के वाउचर में इंफॉर्मेशन दी हुई है, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे आरसीएम ये रिवर्स चार्ज की बात हो रही है, शैल इश्यू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ रिसीव बाय हिम फॉर द सप्लाई who is not registered on the date of receipt of goods or services both, यानी कि एक पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज लेता है, जो कि फॉल करता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, ऐसे केसेस में उसको सेल्फ इनवॉइसिंग रेज करनी पड़ती है। सेल्फ इनवॉइसिंग यानी कि अपने नाम पे खुद एक इनवॉइस रेज करना पड़ता है, जहां पे जीएसटी रेट एंड डिटेल डिफाइन करना पड़ता है अलॉन्ग विद द वर्ड रिटेन एज amount of tax to be paid on reverse charge mechanism basis. A registered person who is liable to pay tax under reverse charge shall issue a payment voucher, और साथ साथ में इनवॉइस रेज करने के साथ साथ में एक पेमेंट वाउचर रेज करेगा, जहां पे वो पेमेंट करेगा एंड डिफाइन करेगा कि इसका हमने पेमेंट तो कर दिया है, और साथ साथ में इसका जो टैक्स लायबिलिटी वो हमारे ऊपर अराइज होती है, और वो पेमेंट डेफिनेटली हम एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग हमें पे करना होगा। अनरजिस्टर्ड पार्टी से अगर मान लो पेमेंट आता है, गुड्स आता है, सर्विस आता है, पेमेंट ऑफ गुड्स आया, तो उस केस में पेमेंट वाउचर रेज करना पड़ेगा, और शैल इशू एन इनवॉइस ऑन डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पार्टी जो अपने ऊपर सेल्फ इनवॉइस रेज करेगी और पेमेंट वाउचर भी रेज करेगी कि हमने पार्टी को पेमेंट कर दिया। रिवाइज्ड इनवॉइस, ये इंपॉर्टेंट है। रिवाइज इनवॉइस, इनवॉइस रिवाइज और इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट में बहुत डिफरेंस है। रिवाइज इनवॉइस का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसके रूल स्पेसिफिकेशन क्या है, अ रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन and in such manner has been prescribed in the invoice rule issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration to him, यानी कि एक ड्यू डेट हो गया, उसके ड्यू डेट के बाद 1 महीने तक का जो ड्यू डेट सर्टिफिकेट मिला, विद इन 30 डेज के अंदर जो भी इनवॉइसेस रेज किए उसका वो रिवाइज इनवॉइस रेज कर सकता है। अ कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस में बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल taxable supplies made to recipient who is not registered for the period of which revised invoice is required to be issued। अगर लगता है कि हमने जिसको सप्लाई किया वो पार्टी नॉन रजिस्टर्ड है और ऐसे केस में हमने 3-4 इनवॉइस रेज किया, तो उसका एक कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस हम रेज कर सकते हैं। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड 2.5 lakhs, the consolidated revised invoice may be issued in respect of all registered recipient located in a state। तो अगर अपने को मालूम होगा B2C small and B2C large, B2C large अब having value about 2.5 lakh, that is interstate supply, but if it is interstate supply and having less than value 2.5 lakh, तो उसका हम एक कंसोल यानी कि समरी बेस पे पूरा का पूरा रिवाइज इनवॉइस रेज कर सकते हैं। सो आई होप सो अगर आपने GSTR 1 रिटर्न फाइल किया होगा तो आपको मालूम होगा B2C स्मॉल क्या होता है एंड B2C जो है लार्ज क्या होता है। सी रिवाइज इनवॉइस क्या कहता है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि किस दिन एक जीएसटी होल्डर को रजिस्टर करना चाहिए, और डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, और उस दिन जो है अपने को डेट हो गया, तो ये दोनों के बीच में जो गैप है, तो इस केस में जो गैप हुआ है, डेट इफेक्टिव डेट अप्लीकेबल हो गया 1 अप्रैल से, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिला 30 अप्रैल को, तो इस दिन जो 30 दिन का गैप था, रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड फॉर द टैक्सेबल सप्लाई फॉर सच पीरियड, यानी कि जो गैप का पीरियड है, इस केसेस में जितने भी इनवॉइसेस रेज हुए आपको रिवाइज इनवॉइस आप उसका रेज करना होगा। सी एग्जाम्पल,
PQR Limited of Mumbai is a company into business of spare parts of machinery. Yes, they crossed the limit of rupees 2 lakh on 3rd of March. यानी कि अब उनका 30-20 लाख का जो टर्नओवर लिमिट है रजिस्ट्रेशन के लिए वो 3 मार्च 2020 को क्रॉस हो रहा है, 3 मार्च 2020 को क्रॉस हो रहा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920. दे अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 15 मार्च. उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए 15 मार्च को अप्लाई कर दिया और सर्टिफिकेट जो उनको मिला है 22 मार्च को. व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट कैन PQR लिमिटेड इशू फ्रॉम द पीरियड 3rd to 22nd, यानी कि अप्लीकेबल तो हो गए लेकिन उनको सर्टिफिकेट 22 को मिला. तो अब इसी केस में जो ये पीरियड है 3 से लेके 22 मार्च, इस केस में कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना चाहिए मिस्टर PQR को? तो PQR लिमिटेड बिकम लायबल ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 3rd मार्च. यस, 3 मार्च को अगर उनका रजिस्ट्रेशन का लायबिलिटी बन जाती है, सो एज पर लॉ एन एप्लीकेंट शैल सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज. यस, एप्लीकेबल को जो होने के 30 दिन के अंदर उसको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है from the date of liable of registration. Hence PQR Limited become liable on 3rd March. जैसे कि वो 3 मार्च को लायबल हो जाते हैं, हैज टू इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम 3rd मार्च 2020 टू 22nd मार्च. यस, ऑब्वियस बात है, जैसे ही वो लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 30 डेज के अंदर अप्लाई करना हो, तो ऐसे केस में जो पीरियड गैप हुआ 3 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में उसको सारे के सारे इनवॉइसेस रेज करने पड़ेंगे रिवाइज टैक्स इनवॉइस के साथ में. प्रोविजन एज अमेंडेड बाय द फाइनेंशियल, यानी कि अगर मान लो इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन रिलेटेड टू पेमेंट टू द रिसिपिएंट. द गवर्नमेंट में recommendation of the council prescribe a class of registered person who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services both made by him, given option to such recipient to make payment accordingly in such manner and subject to such condition and restriction as may be prescribed. Remarks: a new section 31A being inserted in CGST Act specifies supply shall have to mandatory give an option to specify modes of electronic payment for the recipient. ऑप्शन देना होगा. अभी इसमें आपने देखा रहेगा, अभी जैसे कि नया रूल अभी लॉन्च हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, ई इनवॉइस करके जो एक नया फीचर अपडेट हुआ अक्टूबर 2020 से, और आने वाले जनवरी से ये हो सकता है, जनवरी 2021 से ई इनवॉइस यहाँ पे स्कैनर QR कोड होंगे और वहाँ पे पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा. हर एक इनवॉइस पे QR कोड होंगे, उसको आप QR कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हो. डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. डेबिट नोट क्रेडिट नोट अपने को मालूम है कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट, बिकॉज हम लोग एक्सपर्ट है डेबिट नोट क्रेडिट नोट रेज करने में. तो ऐसे केसेस में अगर आपने कोई रिटर्न करना है या फिर आपने कोई अंडर वैल्यू इनवॉइस रेज कर दी है या फिर आपने कोई ओवर वैल्यू रेज कर दिया है, तो ऐसे केसेस में ऑब्वियस बात है आपको इनवॉइस के अगेंस्ट आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट रेज कर सकते हो. अगर जहाँ पे GST रेट भी कुछ इश्यूज हो गए, टैक्सेबल सप्लाई आपने कुछ गलत कर दिया, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली आप उसको डेबिट नोट क्रेडिट नोट रेज कर सकते हो. सी यहाँ पे लिखा, अ क्रेडिट नोट शैल बी इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन वेयर अ टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ. जब आपने टैक्स इनवॉइस रेज किया है, टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट ही आपको क्रेडिट नोट रेज करना है. तो वैल्यू डिक्लेयर द इनवॉइस मोर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स, यानी कि आपने जो क्रेडिट नोट रेज करना है, अगर वैल्यू आपने ज्यादा कर दिया था और आपको कम करना है तो आप इसको क्रेडिट नोट रेज करो. रेट ऑफ GST अमाउंट चार्ज इज एट हायर रेट. हायर रेट पे अगर आपने रेज कर दिया था तो उसको लोअर करना. तो क्रेडिट नोट मतलब लोअर करना है. जो आपने सेल्स इनवॉइस रेज किया था, अगर उसको लोअर करना है तो आप क्रेडिट नोट रेज करोगे. द क्वांटिटी रिसीव बाय द रिसिपिएंट इज लेस देन द व्हाट इज एक्चुअली मेंशन इन द टैक्स इनवॉइस. The goods supply are written by the recipient. Yes, obvious बात है. In these cases where the invoice amount is to be reduced due to any reason, due to changes in rate or excess charge or any kind of return, then a person, registered taxable person, should use credit note voucher against actual tax invoice. So tax invoice, taxable value, tax charges found excess, supply return कर दिया है, गुड सप्लाई आर द फाउंड टू बी डेफिशिएंट. अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम है उसके, तो भी इस केसेस में अपने को क्रेडिट नोट रेज करना. वही चीज है जिसको हमने समरी में यहाँ पे डिस्कस कर लिया. डेबिट नोट एक्चुअल में डेबिट नोट भी हम रेज कर सकते हैं. यहाँ पे वहां पे क्या हुआ था, जहाँ पे एक्सेस किया था, क्रेडिट नोट के केस में क्या वैल्यू लेस करनी होती है. डेबिट नोट अगर मान लो आपने कोई इनवॉइस रेज किया जिसको आपको एक्सेस करने बढ़ाना है, तो अगर वैल्यू इंक्रीज करनी है तो आपको डेबिट नोट रेज करना पड़ेगा. जहां पे वेयर अ टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, डेफिनेटली गुड्स और सर्विस के केस में रेज कर सकते हो. वैल्यू जहां पे आपने कम चार्ज किया था और आपको ज्यादा चार्ज करना है, जहां पे GST रेट आपने कम चार्ज किया था और ज्यादा चार्ज करना है, तो आपको डेबिट नोट रेज करना है, तो कर सकते हो डेफिनेटली. जहां पे वैल्यू लेस थी आपको उसको एक्सेस करना है ड्यू टू XYZ रीजन. आपने उसको लेट से अगर प्रोडक्ट 1200 का था, आपने गलती से 1000 रुपए का रेज किया, तो 200 रुपए का जो आपको एक्सेस चार्ज करना उसके लिए आपको डेबिट नोट रेज करना होगा.
बात आती है एक सर्कुलर आया था 7246/2018 dated on 26th of October 2018 that was related to pharmaceutical industry. Circular was issued in response to pharmaceutical sector query regarding return of drugs beyond stipulated time as per section 34. अब रिटर्न बियॉन्ड टाइम रिटर्न का मतलब क्या होता है? अच्छा, अब एक क्रेडिट नोट डेबिट नोट की हम लोग अगर बात ही कर रहे हैं तो एक चीज और भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रेडिट नोट डेबिट नोट रेज करने का जो लिमिटेड टाइम पीरियड है वो क्या है? तो टाइम पीरियड है इसका, अगर आप कोई भी इनवॉइस रेज करते हो, अगर उसके रिलेटेड कोई भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट रेज करना है तो वो जो टाइम पीरियड है दैट इज सिंपल, अगर समझो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर का ड्यू डेट, सितंबर रिटर्न का ड्यू डेट ही आप मैक्सिमम उस टाइम तक ही किसी भी इनवॉइस का डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रेज कर सकते हो। इन केस अगर वो डेट अगर आप नहीं करते हो, उस डेट के एक्सेस होता है तो आपको जो उसका टैक्स लायबिलिटी है या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका आपको वो सरेंडर करना होगा, उसका बेनिफिट, या फिर आपको डेफिनेटली उसकी लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। तो इन केस ऑफ ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या हुआ, यहाँ पे द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरा मेंशन इन द सेट सर्कुलर। इसमें क्या है, इफ द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन 34 CGST हैज लैप्स्ड, अगर टाइम लैप्स हो जाता है, अ क्रेडिट में स्टिल बी इश्यूड बाय द सप्लायर फॉर सच रिटर्न ऑफ गुड्स बट द टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड बाय हिम इन हिज hands. It may be further noted that in case of expired goods or return beyond the time period specified in the subsection Act, a credit note issue. Consequently, there is no requirement to be declared such credit note on the common portal by the supplier and who has issued a tax liability cannot be adjusted in the case. इस केसेस में क्या होता था कि जैसे कि प्रोडक्ट की जो होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसके जो एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो वहाँ पे टर्म्स होते हैं कि आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो। ऐसे केस में वो 2 साल के बाद भी रिटर्न हो सकता है। तो ऐसे केसेस में कैसे एडजस्टमेंट होना, उसके रिलेटेड पूरा का पूरा सर्कुलर गाइडेंस इशू किया हुआ था। Thus, if time expired goods are returned beyond the time period and credit note is issued, consequently there is no requirement to declare such credit note on the common portal, यानी कि वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है by the supplier. Tax liability cannot be adjusted in any case. Tax liability obviously बात है adjust नहीं होगा। Tax invoices in special cases are different cases में tax invoices, जैसे कि Rule 54(1), when tax invoice is issued by an ISD input service distributor invoice, or as the case may be an input service distributor credit note issued by an input service distributor. यानी कि ISD कौन होता है ये भी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, वो भी टैक्स इनवॉइस यूज करेगा अगर ब्रांचेस में अगर इनपुट टैक्स सर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो। 54(1) ये भी कहता है when input service distributed in office by a banking company or financial institution including a non-banking financial company, registered person having same PAN and state code as an input service distributor may issue an invoice, or as case may be a credit note, debit note, transfer credit common input service distributor. यानी कि ये रिलेटेड टू ISD जो प्रोडक्ट अपना एक गुड्स के जो सर्विसेज होते हैं उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना होता है पैन बेस पे, तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं बाय रेजिंग स्पेशल टैक्स इनवॉइस। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे एग्जीबिशन हो गया, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो गई अपना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये बात करो 54 वेयर द सप्लायर टैक्सेबल सर्विस अप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अ टैक्स इनवॉइस शैल इशू इट टिकट इन एनी फॉर्म, इंक्लूड टिकट इन एनी फॉर्म। जैसे कि इस केस में टिकट हो गया, वो टिकट ही एक तरह का क्या हो जाएगा अपना टैक्स इनवॉइस हो जाएगा। वेयर अभी यहाँ पे बात करें 54(3) की, वेयर द सप्लायर टैक्सेबल सर्विसेज इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरेज, a registered person supplying services by the way of admission of exhibition of cinematograph films, multiple screen requirement. So ऐसे केसेस में स्पेशल टैक्स इनवॉइसेस आते हैं। तो ऑब्वियस बात है अगर आप मूवी देखने जाते हो तो उस केसेस में आपको जो इनवॉइसेस होता है, जो टिकट होता है, वो भी बाय डिफॉल्ट एक तरह का देखा जाए तो टैक्स इनवॉइस ही ट्रीट हो सकता है। डिलीवरी चालान, डिलीवरी चालान अपने को मालूम है, डिलीवरी चालान मतलब वो होता है जब हम प्रोडक्ट का मूवमेंट करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को, गुड्स को मूव करते हैं, तो उस केसेस में हमें डिलीवरी चालान यूज करना होता है। तो डिलीवरी चालान के रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, कंसाइनर में इश्यू डिलीवरी चालान इन लीव ऑफ इनवॉइसेस इन द फॉलोइंग केसेस। डिलीवरी चालान कब कब इशू कर सकता है सप्लायर या कंसाइनर, सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस क्वांटिटी नॉट नोन, जहां पे अपने को लिक्विड गैस है क्वांटिटी अपने को मालूम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, प्रोडक्ट अगर जॉब वर्क के लिए जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन द बाय वे ऑफ सप्लाई,
मतलब सप्लाई रिलेटेड नहीं है, सप्लाई मतलब हम लोग सप्लाई नहीं करें, दैट इज सप्लाई अदर देन सप्लाई, जैसे जॉब वर्क हो गया तो अदर देन सप्लाई, बिकॉज हमारा माल जा रहा है वापस आ जाएगा हमारे पास. सप्लाई एज मे बी नोटिफाइड इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस. ट्रिप्लीकेट कॉपीज ऑफ चालान, ओरिजिनल फॉर कंसाइनी, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर कंसाइनर, रिसीवर ऑफ द प्रोडक्ट. गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन एसकेडी सीकेडी कंडीशन और इन बैचेस और लॉट्स, यानी कि बैचेस लॉट्स, यानी कि आपको मालूम है जैसे कि बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं जहां पे उसके प्रोडक्ट्स होते हैं लॉट्स में आते हैं, बैचेस में आते हैं, तो वो सारी चीजों को असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट में कंज्यूम मतलब कन्वर्ट किया जाता है. ऐसे केसेस में सप्लायर शैल इशू अ कंप्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट. यस, ऑब्वियस सी बात है. सप्लायर शैल इशू अ डिलीवरी चालान और ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट गिविंग द रेफरेंस ऑफ द इनवॉइसेस रेज कर दिया, उस इनवॉइसेस के अगेंस्ट पूरा का पूरा लॉट सेंड करने से पहले जितना लॉट सेंड करते जाएगा उसके अगेंस्ट में वो डिलीवरी चालान रेज करते जाएगा कि मेरे एक्चुअल इनवॉइस के अगेंस्ट में ये डिलीवरी है. Each consignment shall be accompanied by copies of corresponding delivery चालान along with a duly certified copy of invoice. यानी कि हर एक कंसाइनमेंट उसके साथ साथ क्या होगा, सर्टिफाइड अपना इनवॉइस कॉपी होगी, साथ साथ में उसके डिलीवरी चालान होंगे. ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस शैल बी सेंट अलॉन्ग विद द लास्ट कंसाइनमेंट, और जो ओरिजिनल इनवॉइस कॉपी होगी वो लास्ट कंसाइनमेंट यानी कि लॉट, जब लास्ट लॉट आपका प्रोडक्ट सप्लाई होगा उसके साथ में ही डिलीवर किया जाना चाहिए. डिक्लेरेशन इन ई-वे बिल. यस, ई-वे बिल तो हम ऑलरेडी अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, आने वाले वीडियो में आप वहां पे ई-वे बिल को और डिटेल में समझ सकते हो. वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड और डिलीवरी चालान इन लीव ऑफ इनवॉइसेस द सेम शैल बी डिक्लेयर इन ई-वे बिल. ई-वे बिल में हमें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमें जो प्रोडक्ट सप्लाई करें दैट इज नॉट अगेंस्ट एनी टैक्स इनवॉइस बट दैट इज अगेंस्ट डिलीवरी चालान. बिकॉज जब आप ई-वे बिल पोर्टल पे जाते हो तो वहाँ पे नेचर पूछता है कि ये अगेंस्ट किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है, तो वहाँ पे लिस्ट डाउन आते हैं टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान, जॉब वर्क, ये आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे. आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दैट इज आउटवर्ड सप्लाई एंड अगेंस्ट द डिलीवरी चालान. टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स. Tax invoice to be issued after delivery of goods where the goods are being transported for the purpose of the supply of the recipient, but the tax invoice could not be issued at the time of removal of goods for the purpose of supply. The supplier shall issue a tax invoice after the delivery of goods. यानी कि प्रोडक्ट के डिलीवर होने के बाद भी उसको इन सच केसेस वो इनवॉइस रेज करना पड़ता है, इनवॉइस रेज करना चाहिए. बट अपने को मालूम है कि बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स अपने को तो टैक्स इनवॉइस रेज कर देना चाहिए बिकॉज लायबिलिटी वहीं पे अराइज हो जाती है. डिलीवरी चालान टू बी इश्यूड फॉर गुड्स मूव्ड फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस. अप्रूवल बेसिस पे अपने को मालूम है कि विद इन 180 डेज के अंदर टैक्स इनवॉइस रेज होना चाहिए. बट इन केस ऑफ डिलीवरी चालान इसका सर्कुलर है, सर्कुलर में बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है जैसे कि सप्लाईज फॉर ज्वेलरी एंड एक्सेट्रा हु आर रजिस्टर्ड इन वन स्टेट मे हैव विजिट अदर स्टेट अदर देन देयर स्टेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड नीड टू कैरी द गुड्स अलॉन्ग फॉर द अप्रूवल. इस केसेस में क्या होता है, ऑब्वियस बात है, इनको जो डायमंड हो गया, जैसे एग्जांपल डायमंड का एग्जांपल ले लो, तो डायमंड उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है लेट्स से गुजरात में, लेकिन उनको अप्रूवल बेसिस में एमपी हो गया, यूपी हो गया, डिफरेंट स्टेट में लेके कैरी करना पड़ता है. तो इस केसेस में भी ऑब्वियस बात है सप्लाई नहीं है, बट ये अप्रूवल बेसिस पे जा रहा है कि हमें सैंपल दिखाएंगे, इफ इट इज ऑल ओके तो अदर माल वहीं पे सेल हो जाएगा या फिर हो सकता है कि वापस हमारे पास आ जाए. तो उसके रिलेटेड यहाँ पे मल्टीपल सर्कुलर्स जो है इशू किया गया, दैट इज डेट इज ऑन 18th of October 2017. In such cases, if jewelry etc. is approved by the buyer, then supplier issue a tax invoice. अगर वहीं पे जा गया, हम लोग ने देखा गुड्स अप्रूवल के लिए लेके गए और अप्रूव हो जाता तो ऑन द स्पॉट अपने को टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा सप्लायर को. द सप्लायर इज नॉट एबल टू रजिस्टर एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन दिस केस बिकॉज द सप्लायर आर नॉट able to ascertain their actual supplies beforehand and the while asserting tax liability in advance as a mandatory requirement for registration a casual taxable person. Casual taxable person वो होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए लेट्स से 30 डेज 90 डेज के लिए जो वहां का पर्टिकुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन होल्ड करता है. तो ऐसे केसेस में वहां पे वो टैक्स लायबिलिटी या फिर वहां का टर्नओवर या फिर कुछ डिफाइन नहीं हो सकता है, तो इस केस में वहां पे कैजुअल रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया जा सकता है. तो दैट वाज स्पेशल केसेस में जब गुड्स अप्रूवल के बेसिस पर जाता तो उस केसेस में डिलीवरी चालान कैसे रेज होना है, क्या रेज होना है, उसके रिलेटेड सर्कुलर दिया हुआ, तो आप पूरा का पूरा स्टडी कर सकते हो. ये पीडीएफ जो पीपीटी फाइल है हम आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द वीडियोस. गुड्स सेंट टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन कंसाइनमेंट बेसिस
फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। यस, यहाँ पे केसेस में भी क्या हो रहा है कि हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, बट हम एग्जीबिशन के लिए कंसाइनमेंट बेसिस पे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हम प्रोडक्ट को एक लोकेशन से दैट इज आउट ऑफ इंडिया लेके जा रहे हैं। तो इसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। इफ द स्पेसिफाइड गुड्स आर सोल्ड अब्रॉड fully or partially within the specified period of 6 months, the supply is affected in respect of the quantity so sold on the date of such sale. Further, if senders shall issue a tax invoice in respect of such in quantity specified goods which has been sold abroad in accordance with the provision containing section 12 and section 31 of the CGST Act, that is rule 46, यानी कि nature of supply, अपने को time of supply पहचानना है कि अपना removal of goods के टाइम पे अपने को tax invoice raise कर देना है। That is related to export and exhibition के केस में। टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई अकम्पनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अकम्पनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस शैल कैरी अ कॉपी ऑफ द टैक्स इनवॉइस और द बिल ऑफ सप्लाई, यानी कि जो प्रोडक्ट मूवमेंट करा रहा है, जो उसका इंचार्ज है, दैट इज जो व्हीकल है उसका इंचार्ज है, उसके पास टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई की कॉपी होनी चाहिए अलॉन्ग विथ ई-वे बिल के साथ में कि ये प्रोडक्ट मूवमेंट हो रहा है, तो कहां से हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, उसका रिसीवर कौन है, इसका सप्लायर कौन है, लोकेशन क्या है, जीएसटी रिटेल क्या है, इस प्रोडक्ट का क्वांटिटी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, सारी चीजें उसमें कवर होनी चाहिए। और उसके पास जो ऑथराइज पर्सन उसके पास ये डॉक्यूमेंट तो उसके हाथ में होने ही चाहिए। सिग्नेचर ऑन डॉक्यूमेंट, यस ऑब्वियस बात है। सिग्नेचर की बात करें तो टैक्स इनवॉइस पे सिग्नेचर बाय द सप्लायर और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सिग्नेचर होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर बाय द सप्लायर ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिजिटल सिग्नेचर हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस विच इज गोइंग टू बी लॉन्च फ्रॉम फॉर दैट इज 30, ये तो अक्टूबर से ही लॉन्च हो गया, लेकिन अभी देखा जाए टर्नओवर बेसिस पे लॉन्च किया है। आने वाले टाइम में हो सकता है ये सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए। अभी 1 जनवरी 2020 से हो सकता है जो स्पेसिफाइड टर्नओवर वो 100 CR कर देने वाले, जो 100 CR को भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ISD इनवॉइस signature of the supplier by the authorized representative, same digital signature, electronic invoice. Bill of supply signature by the supplier authorized representative. अब यहाँ पे signature digital signature by supplier or the authorized representative. Electronic bills issued by accordance with the provision of Information Technology Act. Electronic bill. Invoice cum bill of supply not specified. Rules applicable to tax invoice or bill of supply may be applied. इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन या फिर उसका परमिट साइन नहीं दिया हुआ है कि कौन करेगा, लेकिन समझ लो कि नॉर्मल जैसे बिल ऑफ टैक्स इनवॉइस रेज होता है, बिल ऑफ सप्लाई रेज होता है, वैसे केस को यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, सिग्नेचर ऑफ सप्लायर ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, डिजिटल सिग्नेचर दोनों ही केस में चाहे रिसिप्ट वाउचर और डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, इस केस में इलेक्ट्रॉनिक बिल की जरूरत नहीं है। रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, डिलीवरी नोट, सिग्नेचर तो ऑब्वियस बात लगेगा, डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हो। डिलीवरी नोट में सिग्नेचर बाय द सप्लायर और बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, परमिटेड नहीं है। सो सेक्शन 32 प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, अनऑथराइज्ड मतलब जहां पे टैक्स अपने को नहीं कलेक्ट करना चाहिए था, अनऑथराइज्ड वे से हमने कलेक्ट किया। अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन shall not collect in respect of any supply of goods services or both amount by way of tax under act। जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो सामने वाले बायर से, रिसिपिएंट से, चाहे गुड्स का चाहे सर्विस का टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल कलेक्ट टैक्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉर द रूल्स मेड देयर अंडर। कि मतलब वो पर्सन जो इस रूल के मुताबिक जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जिनको डिफाइन नहीं है, वो पर्सन टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। Notwithstanding anything contained in the act of any other law, the time being enforced. See, amount of tax to be indicated on the tax invoice and other documents. Obvious बात है, अभी हमने रिसेंटली एक इनवॉइस देखा था जहां पे टैक्स अमाउंट ही मेंशन नहीं था, हालांकि जो अमाउंट था उसपे जीएसटी अमाउंट इंक्लूडेड था, बट टैक्स अमाउंट मेंशन ही नहीं था। तो ऐसे केसेस में ऑब्वियस बात है हमें वो इनवॉइस वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, और वो इनवॉइस वैलिड इनवॉइस भी हमारे लिए नहीं कहलाता है। So where any supply is made for consideration, every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in documents relating to assessment, tax invoice and other like documents amount of tax। यानी कि अगर एक पार्टी जो जीएसटी आपसे कलेक्ट कर रही है वो रिस्पॉन्सिबल है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, we should always make important information कि ये टैक्स अमाउंट इतना है, इसका टैक्सेबल अमाउंट इतना है, उसके सारे डॉक्यूमेंट जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उस पे इनवॉइस की वैल्यू प्लस उसका टैक्स अमाउंट मेंशन होना चाहिए।
पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, अच्छा पर्टिकुलर्स यानी कि टैक्स इनवॉइस में डिटेल क्या क्या होगी, नेम, एड्रेस, जीएसटी, यस, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर, यस, इनवॉइस का सीरियल नंबर, मल्टीपल सीरीज हो सकता है या फिर सिंगल सीरीज भी हो सकता है, डेट ऑफ इनवॉइस, नेम एड्रेस ऑफ बायर और रिसीवर, एड्रेस ऑफ डिलीवरी जहां पे प्रोडक्ट सप्लाई हो, दैट इज बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट में, उसका एचएसएन कोड या फिर कहो सैक कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का नाम या फिर सर्विस का डिटेल, क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स और यूनिक क्वांटिटी कोड ऑफ देयर ऑफ, दैट इज क्वांटिटी यानी कि नंबर्स के हर एक का यूनिक क्वांटिटी कोड डिफाइन है। जैसे हम लोग नंबर्स को एनयू लिखते हैं या फिर एनओ लिखते हैं, बट उसके लिए क्वांटिटी कोड डिफाइन, दैट इज नंबर्स, या फिर आप यूनिट भी कह सकते हो, लीटर के लिए भी डिफाइंड है। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो तो वहां पे उसका क्वांटिटी कोड बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, रेट ऑफ टैक्स, चाहे आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी जो भी हो, डिस्काउंट अगर कुछ भी दिया है, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, विद द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, अगर टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पे तो वहां पे लिखा होना चाहिए स्पेसिफिकली कि टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इफ टैक्स इज पेबल एज पर सेक्शन 74 129 यानी कि फ्रॉडमेंट वाला केस, तो व्हाट्स टू बी मेंशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसिबल, यानी कि इस केसेस में जहां पे हमने फ्रॉड के साथ में ये इनवॉइस, फ्रॉड के साथ इंटेंशन के साथ इनवॉइस हमने नहीं दिया था, रेज नहीं किया था, इस केस में इनवॉइस रेज करना पड़ा, तो वहां पे अपने को ये वर्ड लिखा होना चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसिबल, यानी कि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते हो। और साथ साथ में एन एंडोर्समेंट सप्लाईमेंट फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि मैंने बताया था टाइटल के नीचे जैसे एक्सपोर्ट के केसेस में है या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के केसेस में तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स है या फिर विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन वहां पे मेंशन होना चाहिए। नेम ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, कौन सी कंट्री में जा रहा है, नंबर एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स ऑफ एक्सपोर्ट, दीज आर द एडिशनल कंटेंट एंड अदर सेम एज एप्लीकेबल एज पर रूल 46 टैक्स इनवॉइस, यानी कि ये चीजें हमें ऑब्वियस सी बात है एक टैक्स इनवॉइस पे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सप्लाई एंड टाइम, मतलब कि कहाँ पे जा रहा है, उसका नेचर क्या है, उसके हिसाब से हमें उसका डिटेल सारे के सारे उस पे होने चाहिए। और साथ साथ में इन्फॉर्मेशन दे दूं, वेयर द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, जहां पे बायर है वो अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ₹50,000 मोर, और 50,000 रुपए के ऊपर का माल उसको हम सप्लाई कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस नेम ऑफ द कंट्री डेस्टिनेशन इज टू बी मेंशन। ऑब्वियस सी बात है 50,000 रुपए के ऊपर अगर जा रहा है तो नेम ऑफ स्टेट एंड इट्स कोड, और साथ साथ में उसका एक्सपोर्ट इनवॉइस है तो नेम ऑफ कंट्री और डेस्टिनेशन हम कहां पे सप्लाई कर रहे हैं ये भी हमें मेंशन करना होगा इनवॉइस पे। कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई के केस में क्या रहेगा, जीएसटी नहीं रहेगा, बट इस ऑब्वियस बात है नेम, एड्रेस, डेट ऑफ इशू, एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, उसका एचएसएन कोड, सैक कोड, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सिग्नेचर, और उस पर लिखा होना चाहिए शैल मेंशन एज वर्ड, टाइटल में सब टाइटल होना चाहिए, composition taxable person not eligible to collect tax on supply or taxable person paying tax in terms of rated on not eligible to collect tax as the case may be, जो भी एप्लीकेबल होगा उसको वहां पे टाइटल के नीचे सब टाइटल के तौर पे ये मेंशन हुआ होना चाहिए। रिसीट वाउचर में क्या क्या होना चाहिए, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, जो रिसीट वाउचर एडवांस आता है हमें एडवांस कितना आया, उसमें रेट ऑफ टैक्स क्या था, उसमें पार्टी का एड्रेस क्या, उसका डिटेल क्या है, गुड्स या सर्विस का डिटेल क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना चार्ज किया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, अगर रिवर्स चार्ज पे है तो रिवर्स चार्ज और उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, तो रिवर्स चार्ज हो गया। रिफंड वाउचर में भी नेम, एड्रेस, डेट ऑफ इशू, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, उसका अमाउंट ऑफ रिफंड कितना हम लोगों ने किया और कितना हम लोगों ने इसका अमाउंट एडजस्ट किया विद रूल प्रोविजन 50 के साथ में, यानी कि सारी डिटेल्स ऑब्वियस बात है उस पर होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप रिफंड कर रहे हो तो ऑब्वियस बात आपको टैक्स रिफंड भी क्लेम करना है, तो डॉक्यूमेंट्स और वाउचर आपका प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। रिफंड वाउचर में अमाउंट ऑफ रिफंड कितना, रेट ऑफ टैक्स क्या, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना आपने पे किया, वेदर द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, सिग्नेचर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर आपका वहां पे होना चाहिए उस सारे के सारे वाउचर में। अब यहाँ पे बात होती है इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर, ऑब्वियस बात है इनवॉइस पेमेंट में फिर वही बात है, ऑलमोस्ट सब में चीजें कॉमन है, नेम, डिटेल, जीएसटी नंबर, टैक्स अमाउंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, कोड, सारे के सारे सिग्नेचर के साथ, ये सारी चीजें उस पर अप्लीकेबल, जो भी अप्लीकेबल हो वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑब्वियस बात है ये हम चीज आपको पीपीटी शेयर करेंगे, आप वहां से जाके देख सकते हो। और रिवाइज इनवॉइस में द वर्ड रिवाइज इनवॉइस, वहां पे टाइटल में ही होना चाहिए रिवाइज इनवॉइस, जो भी वहां पे लिखा होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस के बदले अगर आप रिवाइज इनवॉइस देते हो वहां पे टाइटल ही उसका होना चाहिए रिवाइज इनवॉइस, जिसपे नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर, सीरियल नंबर होना चाहिए जिसमें अल्फाबेट, न्यूमेरिकल कुछ भी यूज कर सकते हो आप, डेट ऑफ इशू ऑफ द डॉक्यूमेंट, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, पार्टी का होल्डर का नाम, नेम, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, एड्रेस, डिलीवरी, नेम, स्टेट, इट्स कोड,
such recipient in unregistered, serial number, date of corresponding tax invoice as the case may be, और signature या फिर डिजिटल सिग्नेचर उस पर अप्लीकेबल, जो भी अप्लीकेबल है, जो भी अवेलेबल होगा उसके हिसाब से करना होगा। डेबिट नोट क्रेडिट नोट में भी ऑब्वियस सी बात है, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, वेदर इट इज डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, नेम एड्रेस ऑफ जीएसटी नंबर, consecutive serial number not exceeding 16 character, date of issue of invoice, that is document, debit note, credit note, name, address, GST number if registered of the recipient, name, address of the recipient and address of delivery along with the name of state, its code, such recipient if it is unregistered, serial number and date of corresponding tax invoice or as the case may be bill of supply, value of taxable supply, signature, और it is if it is tax payable as per section 74 यानी फ्रॉडमेंट वाला केस, तो वहां पे ऑप्शन लिखा होना चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसिबल, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सामने वाले पार्टी को नहीं मिलने वाला है। इन केस ऑफ आईएसडी इनवॉइस, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर सीरियल नंबर 16 डिजिट के ऊपर नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस, और यहाँ पे 16 कैरेक्टर में बात करें तो अल्फाबेट, ओनली अल्फाबेट एंड नंबर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हाइफन हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश, यूनिक ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ओनली यही चीजें वो यूज कर सकते हो आप। स्पेशल कैरेक्टर में डॉलर या फिर ये सब चीजें आप यूज नहीं कर सकते हो। नेम एड्रेस जीएसटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलॉन्ग विद द सीरियल नंबर, डेट ऑफ इनवॉइस इशूड सच सप्लायर, क्रेडिट इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, यस ये सारी डिटेल वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इनवॉइस पे, नेम एड्रेस जीएसटी ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द क्रेडिट, अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड, और साथ साथ में सिग्नेचर, हमने कितना अमाउंट ऑफ टैक्स इनवॉइस कितना था, कितना हम किस पर्टिकुलर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनवॉइस सी रूल 54, व्हेन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी is an office of banking company or a financial institution including non-banking financial companies, then following information are not essential, यहाँ पे invoice number की जरूरत नहीं है, these are non-essential content as per content same applicable as per rule 54, यहाँ पे invoice serial number की जरूरत आपको mention करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर ऑफ कॉमन क्रेडिट टू आईएसडी रजिस्ट्रेशन, कॉमन क्रेडिट यानी कि ये ऐसा क्रेडिट जो आप सब लोग मतलब कॉमनली यूज करते हैं, तो उसका क्रेडिट अगर ट्रांसफर करना, तो इस केसेस में जो आईएसडी अपना डिटेल इनवॉइस रेज करेगा रजिस्ट्रेशन का, तो वहां पे क्या क्या होने चाहिए, नेम एड्रेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्सन हैविंग द सेम पैन एंड सेम स्टेट कोड एज आईएसडी, सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर विद स्पेशल कैरेक्टर, दो चीजों का, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जीएसटी ऑफ सप्लायर कॉमन सर्विस, सप्लायर ऑफ कॉमन सर्विस अलॉन्ग विद द ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, whose credit is being transferred to ISD, name, address, GST, ISD, taxable value, signature। तो कहने का मतलब होता है सेम टू सेम देखा जाए तो सब में लगभग चीजें समान है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि आपका जो रूल अप्लीकेबल है अकॉर्डिंगली आप वेदर इट इज आईएसडी, डिलीवरी चालान, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, जो भी अप्लीकेबल है अकॉर्डिंगली आपको उसके सारे के सारे डिटेल्स वहां पे जो मेंशन है वो आपके उस इनवॉइस पे मेंशन होना चाहिए। इफ इट इज बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इंस्टीट्यूशन, तो सीरियल नंबर, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, ये आपको जरूरत नहीं है मेंशन करने की इन केस ऑफ व्हाइल रेजिंग कॉमन क्रेडिट इनपुट सर्विस इनवॉइस। When tax invoice issued by a goods transport agency GTA, then invoice should have following additional information, उसमें और भी following additional और क्या क्या चीज होनी चाहिए, gross weight of consignment, name of the consignor or consignee, registration number of goods carried used for transport यानी कि vehicle number, details of goods transported, detail of place of origin, destination, GST number, person liable for paying tax, these are the additional content other than same अप्लीकेबल एज पर रूल 46, यानी कि जो जो अप्लीकेबल है उसके अलावा ये सब चीजें अपने को वहां पे एडेड होनी चाहिए इफ यू आर ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आप तो इनवॉइस रेज कर रहे हो, साथ साथ में ये भी डिटेल आपको मेंशन करना पड़ेगा। बट देयर आर सम केसेस जैसे इनवॉइस सीरियल नंबर, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, इफ व्हेन द टैक्स इनवॉइस इश्यू बाय सप्लायर और ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, यानी कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन आपका है, जैसे कि आप बस चलाते हो जहां पे आप नॉर्मली पैसेंजर को ट्रैवल कराते हो, इस केस में इनवॉइस सीरियल नंबर, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। When tax invoice is issued by a supplier of service by way of admission or to exhibition of cinematograph, film in multiplex screen or other screen, following contents are not essentials, कुछ चीजें जो है वो जरूरत नहीं है। A registered person who is supplying services by the way of admission of exhibition, cinematograph, films in multiplex screens shall be required to issue an electronic ticket
द सेड इलेक्ट्रॉनिक टिकट इज डीम्ड टू बी अ टैक्स इनवॉइस। यस, मैंने पहले ही बताया था कि जो वो टिकट इशू होता है वो एक तरह का टैक्स इनवॉइस ही होता है। इवन इफ सच टिकट डज नॉट कंटेन द डिटेल्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस बट कंटेन द अदर इन्फॉर्मेशन एज मेंशन रूल 46, यानी कि जैसे कि बाकी डिटेल वहाँ पे इसमें क्या क्या चीजें नहीं होंगी। ऑब्वियसली टिकट लेने जाओगे तो उसमें आपका नाम तो नहीं होता बिकॉज ये कॉमन होता है। दिस आर नॉन एसेंशियल कंटेंट, जो भी जरूरत नहीं है आपको तो वो आप वहां से स्किप कर सकते हो, बट एक तरह का देखा जाए तो वो भी डीम टू बी अ टैक्स इनवॉइस ही कहलाएगा। कंटेंट्स ऑफ डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान में डेट, एड्रेस, सप्लायर का जीएसटी नंबर, बायर का जीएसटी नंबर, एचएसएन कोड, सैक कोड तो नहीं होगा इस केस में, एचएसएन कोड होना चाहिए, गुड्स का क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्स रेट क्या है, जीएसटी अमाउंट कितना है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सिग्नेचर। सो यस, हमने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कवर करने हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करना चाहिए, उससे कंटेंट क्या क्या होते हैं, और हर एक चीज को हमने डिटेल में एनालाइज किया। तो ये पूरा का पूरा जाके होता है कंप्लीट, जहां पे हमने क्या क्या डिटेल्स अकाउंट्स बुक्स में क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं, उसके रिलेटेड प्रोविजन क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने वो पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें हमने इस पूरे के पूरे वीडियो पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सो आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर विथ यू, डोंट वरी। ये सारे के सारे पीडीएफ जो पीपीटी फाइल है आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो सेशन, पूरा का पूरा खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, बट याद रखना दिस ऑल आर द जो मटेरियल है दैट बिलोंग्स टू द समद एकेडमी, तो आप किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, दैट इज फॉर योर रेफरेंस पर्पज ओनली। So for further any query or any points, you can directly contact me on this given contact detail. So see you in the next video. Thank you.